हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में कुछ आधारभूत समझ बनाई थी। इतिहास का विभाजन देखा था। फिर प्राचीन भारत के इतिहास का हमने पाठ्यक्रम भी अध्ययन किया था। अब हम उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से धीरे धीरे प्राचीन भारत के इतिहास को क्रमवार आगे पढ़ेंगे। इस प्राचीन भारत के इतिहास को में अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इसे पूरा कंप्लीट कराएंगे। अब शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली क्या है। सबसे पहले है इतिहासकार। इतिहासकार क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुजरे हुए ज़माने की या समय की कहानी का पुनर्निर्माण करता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। इस प्रकार इतिहास को लिखने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहलाता है। तो जो उपलब्ध साक्ष्य है हमारे पास, जो पुराने समय के, उसके आधार पे जो गुजरे हुए समय की कहानी का पुनर्निर्माण करेगा, उसे हम लोग इतिहासकार कहेंगे। और इतिहास को लिखने वाला व्यक्ति इतिहासकार होता है। इस प्रकार अब उसके आगे हम लोग देखते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होता है? इतिहासकार के बारे में अभी हमने देखा कि पुराने समय के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का निर्माण करेगा। तो पुराने समय के साक्ष्य मिलेंगे कैसे? तो उनकी खोजबीन करेंगे पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत में मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे औजार, मृदभांड, सिक्के, आवास स्थल, जानवरों की हड्डियों, सिक्के, अनाज आदि की खोजबीन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अतीत में मानव द्वारा जो भी वस्तुएं उपयोग की गई, जैसे मानव औजारों का उपयोग करता था, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन का उपयोग करता था, कुछ सिक्कों का प्रयोग करता था, आवास स्थल भी बहुत सारे हैं, और जानवरों की हड्डियों वगैरह से हमें ये पता चलता है कि उस समय मानव क्या खाता था, मांसाहारी था कि शाकाहारी। और सिक्के वगैरह ये भी हैं। और अनाज जो जला हुआ अनाज वगैरह होता है वो सब मिलता है। उसकी जो खोजबीन करेगा वो पुरातत्वविद होता है। और इन पुरातत्वीय स्रोतों के आधार पर ही इनका उपयोग इतिहास लिखने में इतिहासकार करते हैं, और इनसे इतिहास की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जो पुरातत्व की खोजबीन करेगा उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये क्या होता है? इसे शॉर्ट में कहा जाता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में हुई थी, और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। और ASI का मुख्य कार्य हमारे देश में है। ASI का मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी प्राचीन स्मारक हैं उनका रख रखाव जो करता है वो ASI ही करता है। और ASI प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। तो ये 1958 का जो अधिनियम, इसी के आधार पे ASI देश में पुरातत्वीय गतिविधियों को नियमित करता है। तो ASI का मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का रख रखाव। और किस अधिनियम के तहत? 1958 के अधिनियम के तहत ये देश में कार्य करता है। और ASI
और एएसआई पूरा अवशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। जो पुराने समय की बहुमूल्य कलाकृतियाँ हैं उनको भी संरक्षित करने का काम एएसआई ही करता है। और जो एएसआई है हमारे देश में संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। किस मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय के आधार पे। और एएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में। और एएसआई की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। इस प्रकार एएसआई 1972 के अधिनियम के तहत कार्य करेगा। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। और एएसआई जो है वो 24 मंडलों में विभाजित है। 24 मंडलों में, इसके 24 मंडल हैं। इन्हीं 24 मंडलों के तहत देश में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किया जाता है। और एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को जो एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना हुई थी। जो एशियाटिक सोसाइटी जो 15 जनवरी 1784 को स्थापित हुई थी उसी की ये उत्तराधिकारी संस्था है। एएसआई जो है वो 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी की उत्तराधिकारी संस्था है। मतलब पहले एशियाटिक सोसाइटी बनी थी, उसी को बदल के कुछ समय बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में बदल दिया गया। और इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से विकसित किया था। मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम और वायसराय के सहयोग से इसे विकसित किया गया था। तो 24 मंडल हैं और 15 जनवरी 1786 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी की उत्तराधिकारी संस्था है और इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग के सहयोग से विकसित किया था। एएसआई के वर्तमान महानिदेशक जो हैं उनका नाम यदुवीर सिंह है। यदुवीर सिंह रावत है। ये 2023 से एएसआई के महानिदेशक हैं। ये 2023 से एएसआई के महानिदेशक हैं। एएसआई के वर्तमान महानिदेशक का नाम है यदुवीर सिंह रावत। ये 2023 से डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक हैं। और एएसआई वर्तमान में 3650 से अधिक स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित करता है। और एएसआई के बारे में अध्ययन करने के बाद थोड़ा सा देखते हैं हम लोग जीवाश्म विज्ञान के बारे में। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्म विज्ञानी क्या होते हैं? तो जीवाश्म विज्ञानी मतलब पैलिएंटोलॉजिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। तो करोड़ों वर्ष पूर्व के जो पेड़ और पशु हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों और पशुओं एवं मानवों के अवशेष जो होते हैं करोड़ों वर्ष पूर्व के, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। और जीवाश्मों का जो अध्ययन करेगा उसे कहा जाएगा जीवाश्म विज्ञानी। तो जीवाश्म विज्ञानी मतलब पैलिएंटोलॉजिस्ट, जो पुराने समय के जो जीवाश्म है करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं, मानवों के अवशेष, उनका जो अध्ययन करेगा वो कहलाएगा जीवाश्म विज्ञानी। और जीवाश्म विज्ञानी को हम इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे कि हम आप कहाँ जीवाश्म विज्ञानी पढ़ा रहे हैं। तो जीवाश्म विज्ञानी का महत्व इस तरह से है कि पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए जीवाश्म के अध्ययन द्वारा मानव, पशु या पौधों की आयु पता चलती है, जिसका इतिहास में तिथि निर्धारण के लिए अत्यंत महत्व है। जब तिथि निर्धारित होगा तभी हमें पता चलेगा कि वो अवशेष किस समय का है, और उस बिना तिथि के इतिहास का कोई महत्व नहीं है। इसलिए तिथि निर्धारण के लिए जीवाश्म विज्ञान का उपयोग किया जाता है और जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञानी करेगा, इसलिए इसका इतिहास में महत्व है। और जीवाश्मों की आयु ज्ञात कैसे करते हैं? कौन सी विधि है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 विधि का उपयोग किया जाता है। ये एक विधि होती है। इस विधि में क्या होता है कि हमारे शरीर में 2 तरह के कार्बन होते हैं, एक C12 होता है और एक होता है C14। हमारे शरीर में 2 तरह के कार्बन होते हैं, एक C12 और एक C14। C12 और C14 ये हमेशा हमारे शरीर में बराबर बने रहते हैं, लेकिन जब
मान लो मानव की मृत्यु हो गई, मानव का अवशेष ज़मीन के नीचे दब गया, तो C14 धीरे धीरे समाप्त होता रहता है और इसकी अर्धायु जो होती है वो करीब 5580 वर्ष होती है। तो 5580 वर्ष के हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, जितना भी हमें C14 मिलता है उसी हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इस जीवाश्म की आयु कितनी है। इस प्रकार पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए जीवाश्म के अध्ययन से हमें उसकी आयु पता चलती है। इसका इतिहास में तिथि निर्धारण के लिए अत्यंत महत्व है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, मानव विज्ञानी क्या होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो मानव विज्ञानी कहलाता है। मतलब ये संस्कृतियों का अध्ययन करता है। संस्कृतियाँ जो पुराने समय में क्या थीं और आज कैसी हो गई, इन सब का अध्ययन करेंगे तो वो होगा मानव विज्ञानी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और वर्तमान में इतिहास में संस्कृतियों का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी इतिहास में महत्व है। इसीलिए हम इस संकल्पना को इसमें पढ़ रहे हैं। इस तरह से आज की क्लास हम लोगों ने पूरी कर ली है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों ने सहयोग किया तो हम इसको पूरी शिद्दत से अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और ये किसी भी संस्थान की तुलना में एक अच्छा कंटेंट है और इससे किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से पास किया जा सकता है।